नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। आज के हमारे लेक्चर का विषय रहेगा आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आधुनिक काल, जिसे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल साहित्यिक दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। इस युग में हिंदी की अनेक नई विधाओं का विकास हुआ, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का विशेष योगदान रहा। यह काल खड़ी बोली, ब्रजभाषा व गद्य लेखन की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। आधुनिक काल का परिचय। भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक मानी है। आधुनिक काल को विद्वानों ने विभिन्न नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल कहा है। मिश्र बंधु ने वर्तमान काल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल नाम दिया है। राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल को आधुनिक काल ही नाम दिया है। आधुनिक काल में साहित्य रीतिकालीन दरबारी परिवेश से निकलकर जनजीवन के निकट आया और इसी काल में अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ। इस काल में खड़ी बोली में कविताएं लिखी जानी आरंभ हुई। यह राष्ट्रीय चेतना का काल कहलाया। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोनों भाषाओं में हुआ। इसके विकास में कलकत्ता में 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की प्रमुख भूमिका रही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता में। लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर, सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान, सदा सुखलाल ने सुख सागर, इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। इन सभी रचनाकारों ने साहित्य में खड़ी बोली और ब्रजभाषा से संबंधित अनेक रचनाएं की। ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ ने श्रृंगार रस मंडन की रचना ब्रजभाषा गद्य में की। उसके बाद 2 वार्ता ग्रंथ लिखे गए। किसने की है सबसे पहले गद्य में रचना? विट्ठलनाथ ने श्रृंगार रस मंडन की रचना की, जो गद्य की रचना है। उसके बाद 2 वार्ता ग्रंथ लिखे गए, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। दोनों रचनाओं के रचनाकार गोकुलनाथ जी है। 84 वैष्णव की वार्ता में 17वीं शताब्दी में लिखी गई। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त है। जबकि 252 वैष्णवन की वार्ता औरंगजेब के काल में लिखी गई। इसमें गोसाई विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त है। अष्टयाम की रचना नाभादास ने की। उसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टयाम किसकी रचना है? नाभादास की। और क्या है उसका विषय? भगवान राम की दिनचर्या। यह ब्रजभाषा में लिखा गया है। गद्य लेखन का सम्यक प्रचार प्रसार ना होने के कारण ब्रजभाषा गद्य का पूरा विकास नहीं हो सका। ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं व उनके रचनाकार। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है गोसाई विट्ठलनाथ। अष्टयाम के है नाभादास। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ। 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ। अगहन महात्म्य बैकुंठमणि शुक्ल। वैशाख महात्म्य बैकुंठमणि शुक्ल। बेताल 25 सूरती मिश्र। ब्रजभाषा की रचनाएं हैं ये सारी। अब है खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं।
खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण पुस्तक चंद छंद वर्णन की महिमा है। किस पुस्तक से हुआ है खड़ी बोली गद्य का विकास? चंद छंद वर्णन की महिमा। यह कवि गंग द्वारा लिखी गई है। इसकी रचना सम्राट अकबर के समय में हुई थी। 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना की, जो खड़ी बोली की रचना है। निरंजनी जी के गद्य से स्पष्ट है कि मुंशी सदा सुखलाल एवं लल्लू लाल से पहले भी खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निरंजनी जी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हैं। राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रजभाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रजभाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए। इन्होंने प्रेम सागर में विष्णु पुराण के 10वें स्कंद का हिंदी अनुवाद किया। सदल मिश्र बिहार के निवासी थे। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। कॉलेज अधिकारियों की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासिकेतोपाख्यान लिखी। मुंशी सदा सुखलाल दिल्ली के निवासी थे। इन्होंने विष्णु पुराण से प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी, जो पूरी नहीं है। इन्होंने सुख सागर में श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद किया है। मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की और हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। वह राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। इन्होंने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र प्रकाशित किया। प्रजा हितैषी पत्र का प्रकाशन किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कब किया? 1861 ईस्वी में। और 1862 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद सरस एवं विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। हिंदी के रक्षकों में बाबू शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ साथ पंजाब के बाबू नवीन चंद राय भी शामिल थे। उर्दू के पक्षपातियों से उन्होंने बराबर संघर्ष किया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की 2 शैलियाँ विद्यमान थी। एक तो उर्दू फारसी के शब्दों से युक्त खिचड़ी हिंदी भाषा, जिसका प्रतिनिधित्व शिव प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे, तो दूसरी शैली संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी थी, जिसका प्रतिनिधित्व राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा कर रही थी। भारतेंदु जी ने अपनी भाषा के लिए मध्यम मार्ग अपनाया। इंशाअल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, जो दिल्ली उजड़ने के बाद लखनऊ चले गए। इंशा ने रानी केतकी की कहानी की रचना संवत 1855 से 1860 ईस्वी के बीच की। हिंदी गद्य के 4 प्रारंभिक लेखकों में इंशा जी की भाषा चटकीली और मुहावरेदार है। इन चारों लेखकों का रचनाकाल लगभग 1800 ईस्वी के आसपास है, इसलिए हिंदी गद्य का सूत्रपात 1800 ईस्वी के आसपास ही समझना चाहिए। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार प्रकाशित किया। इस पत्र की भाषा में उर्दू का पुट था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने निम्नलिखित पुस्तकें लिखी हैं। आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, मानव धर्म का सार, उपनिषद सार, इतिहास तिमिर नाशक, भूगोल हस्तामलक। शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाएं हैं ये। सितारे हिंद जी हिंदी के पक्ष में थे। इन्होंने बड़ी चतुराई से हिंदी की रक्षा की, अन्यथा मुसलमान नेता हिंदी को स्कूली शिक्षा से बाहर कर देते। सितारे हिंद जी ने हिंदी की रक्षा के लिए महान कार्य किए। ये सर सैयद अहमद खां का बराबर विरोध करते रहे। ईसाई पादरियों ने हिंदी गद्य के विकास के लिए बाइबल का हिंदी में अनुवाद कर उसका वितरण कराया। आधुनिक काल में भाव व अभिव्यक्ति के लिए गद्य विकसित हो गया। ब्रजभाषा धीरे धीरे समाप्त हो गई। साहित्य खड़ी बोली में रचा जाने लगा। राष्ट्रीयता व स्वाभिमान की इच्छा इस युग में विकसित हो गई। एक ओर व्यक्ति रूढ़ियों व अंधविश्वासों से मुक्त हो रहे थे, तो दूसरी ओर राष्ट्रीयता को आत्मसात कर रहे थे। कविता, निबंध, उपन्यास एवं नाटक में यही नवजागरण का स्वर आधुनिक काल के साहित्य में दिखाई देता है। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं व उनके रचनाकार।
भाषा योग विशिष्ट के रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी। पद्म पुराण का भाषानुवाद पंडित दौलत राम का है। मंडोवर का वर्णन पंडित दौलत राम का है। सुखसागर सदा सुखलाल की रचना है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। रानीकेत की कहानी मुंशी इंशा अल्लाह खां की है। खड़ी बोली की रचना है ये सभी। अब है 1857 की राज्य क्रांति एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 1857 की क्रांति से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मंगल पांडे ने की। अंग्रेजी शासन को लगने लगा था कि अब भारतीय दासता स्वीकार नहीं कर सकते। चारों ओर राष्ट्रीय चेतना की लहर दौड़ गई। कविता में राष्ट्रीय देश प्रेम की कविताएं, नाटक इत्यादि रचे गए। अंग्रेजों की पोलें खोली गई। अंग्रेजी शासन में जो दुर्दशा हुई उसका नाटकों के माध्यम से मंचन हुआ और जागरूकता फैलाई गई। इस प्रकार 1857 की राष्ट्र क्रांति से सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर पूरे भारत में फैल गई। 19वीं शताब्दी के पूर्व नवजागरण का संदेश धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा किया गया। जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच आदि सामाजिक समस्याओं एवं कुरीतियों का विरोध धार्मिक संतों सूफियों आदि के द्वारा किया गया। 19वीं शताब्दी के उपरांत मूलतः वे धार्मिक तत्व नष्ट तो नहीं हुए किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया। कहीं पर यह यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित एवं प्रेरित होता दृष्टिगत होता है और कहीं पर विशुद्ध भारतीय धर्म की ओर अग्रसर होने के लिए आंदोलन छेड़ता है। कहीं इन दोनों के बीच समन्वयात्मक दृष्टिकोण लक्षित होता है। इन विभिन्न नवजागरण की अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए अनेक सामाजिक तत्व सहायक हुए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने बाबुओं को उत्पन्न करने के साथ साथ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी जन्म दिया, जिससे उन्होंने विज्ञान दर्शन एवं इतिहास का सर्वेक्षण किया तथा भारतीयों के हित के लिए आंदोलनों का सूत्रपात किया। व्यापारिक नीति। अंग्रेजों ने असीम लाभ अर्जित करने हेतु अपनी व्यापारिक दृष्टि केवल भारत तक ही नहीं वरना संपूर्ण यूरोप तक फैलाई थी। भारत के अथाह कच्चे माल का उपयोग करने के लिए तथा उसे विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने एवं उनका वितरण करने के लिए उन्होंने यातायात के साधनों का विकास किया, जिससे समाज सुधारकों को भी आवागमन की सुविधा प्राप्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वे एक सक्रिय संगठन बनाने में सफल हुए। सांप्रदायिक नीति। अंग्रेजों ने भारतीय हिंदू मुसलमान आदिवासी शूद्र एवं अन्य वर्णों के मध्य सदैव तनाव बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे इनमें एकता स्थापित न हो सके, किंतु उनका यह कुचक्र अधिक समय तक नहीं चला। भारतीयों ने असहिष्णुता के सिद्धांत को अपनाकर अन्याय को सहन नहीं किया। इस नीति ने भारतीयों में जागृति को जन्म दिया। अनेक समाज सुधारक संगठन बने। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि उसी की देन है। आधुनिक युग के कर्मठ महात्मा गांधी, नेहरू, विनोबा जी आदि महापुरुष उसी कड़ी से जुड़े हुए हैं। पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आने से भारतीयों के अंधविश्वास, विधवा विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता, वर्ण भेद आदि का उन्मूलन हुआ। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित व्यक्ति समाज सुधार के कार्यों में संलग्न हो गए। मिशनरियों के कार्य। इन मिशनरियों का कार्य एक ओर तो गरीब जनता की सेवा करना था, तो दूसरी ओर अपने धर्म का प्रचार करना एवं अन्य जातियों के व्यक्तियों को ईसाई बनाना था। इस कार्य में इन्होंने अनेक भारतीयों को नौकरियों का प्रलोभन दिया। मिशनरियों की स्वार्थी भावना से देश में धार्मिक क्रांति उत्पन्न की, जिसका उद्देश्य इन मिशनरियों की निंदा करना था तथा हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तित करने से रोकना था। प्रेस विकास। प्रेस विकास की उन्नति ने प्रचार कार्य में सहायता प्रदान कर पत्रिकाओं के माध्यम से देश में नवजागरण की लहर को जन्म दिया। जन समुदाय क्रांति एवं आंदोलन की गतिविधियों से परिचित होने लगा। प्रेस की उन्नति से नवजागरण के संदेश ने एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली जनमत तैयार किया, जिससे नवजागरण का कार्य तीव्र गति से अग्रसर हुआ। सामाजिक कुप्रथाएं एवं सुधारक संस्थाएं।
भारत में असंख्य कुप्रथाएं एवं अंधविश्वासों ने भारतीयों को कूपमंडूक बना रखा था। ऐसे में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस की गई। राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने भारतीय जनता को जागृत करने का कार्य किया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत की नींव पर पहला पत्थर राजा राममोहन राय ने रखा। राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध करने के लिए इन्होंने उपनिषदों का प्रयोग किया। मूर्ति पूजा को धर्म का बाह्य आडंबर माना। जाति प्रथा को राष्ट्र विरोधी और अमानवीय बताया। उन्होंने विधवा विवाह और स्त्री पुरुष के समान अधिकार का समर्थन किया। वह प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, जिसके उन्नायक महादेव गोविंद रानडे थे। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों व कुरीतियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया। वे धार्मिक व सामाजिक समस्याओं का तर्कपूर्ण उत्तर देते थे। वे जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण की शिक्षाओं, उपनिषद एवं गीता के दर्शन व बुद्ध व यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने मानव मूल्यों की शिक्षा दी। उन्होंने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की और धार्मिक मामलों में संकीर्णता की निंदा की। उन्होंने देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र सोच धारण करने की अपील की। विवेकानंद एक महान मानवतावादी थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य को अपना सर्वप्रमुख उद्देश्य बनाया। उन्होंने अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के संतुलन पर बल दिया। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में हिंदू धर्म और संस्कृति के उन्नयन हेतु की। पूरे देश में राष्ट्रीय भावना का संचार करने एवं राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाना चाहिए। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का प्रकाशन हिंदी में किया। केशव चंद्र सेन के सुझाव पर इन्होंने आर्य समाज का सारा कामकाज हिंदी में प्रारंभ किया। आर्य समाज ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की तथा पत्र पत्रिकाओं, उपदेशों, पुस्तकों, शास्त्रार्थों के अनुवाद हिंदी में किए तथा हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही हिंदी गद्य को समृद्ध कर उसे नवीन दिशा प्रदान की। इन सब के अतिरिक्त अंग्रेजी ढंग के स्कूलों की स्थापना व अंग्रेजी शिक्षा से भी समाज को आधुनिक बनाने की मदद मिली। प्रेस, नई अर्थव्यवस्था, यातायात आदि से आधुनिकता को बढ़ावा मिला। औद्योगिकीकरण, संचार साधनों में वृद्धि से भारत को नई गति मिली। सांस्कृतिक जागरण संबंधी संस्थाएं। ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक है राजा राममोहन राय और कब हुई इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में। प्रार्थना समाज के संस्थापक है केशव चंद्र सेन और इसकी स्थापना हुई है 1867 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की संस्थापक है स्वामी विवेकानंद और 1897 इसका स्थापना वर्ष है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक है मैडम ब्लावत्स्की और स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी। वह भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ। इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल की
को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में आरंभ हुआ। अतः भारतेंदु युग का उदय 1868 ईस्वी 1925 विक्रमी से मानना उचित है। भारतेंदु जी का रचना काल 1868 से 1885 ईस्वी तक रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का प्रकाशन 1903 ईस्वी में संभाला था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से शुरू हुआ। अतः 1868 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहना समीचीन है। यह युग ये वस्तुतः हर क्षेत्र में पुनर्जागरण का युग है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों में कुछ नयापन दिखाई दे रहा था। पुनर्जागरण से नवीन प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। भारतेंदु जी का युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है। इसे संक्रांति का युग भी कह सकते हैं। यह युग प्राचीन परंपराओं और मर्यादाओं की रक्षा करते हुए भी नवीन राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना को लेकर आगे बढ़ा। इस युग में मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ। साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे निबंध, नाटक तथा आलोचना का सूत्रपात भी इस युग में प्रारंभ हुआ। अतः साहित्यिक दृष्टि से यह युग विशेष उल्लेखनीय है। विद्वानों के अनुसार भारतेंदु युग की व्याप्ति का समय। मिश्र बंधुओं ने क्या माना है? भारतेंदु युग की व्याप्ति का समय 1926 से 1945 विक्रमी तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1927 से 1957 विक्रमी तक। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने 1922 से 1957 विक्रमी तक। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1925 से 1957 विक्रमी तक इसका भारतेंदु युग का समय माना है। वह भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ। भारतेंदु युगीन कवियों का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है। उनकी रचना प्रवृत्तियाँ एक ओर भक्ति काल और रीतिकाल से अनुबद्ध है तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता का भी अभाव नहीं है। प्रवृत्तियों का विश्लेषण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। राष्ट्रीयता की भावना, हास्य व्यंग्य, श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण, समाज की दुर्दशा का चित्रण तथा सामाजिक चेतना, भाषा शैली। राष्ट्रीय भावना। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय जनमानस में देश प्रेम की अलग जगाई। क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। भारतेंदु की विजयिनी विजय वैजयंती, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व तथा नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत बारामासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। प्रेमघन ने हार्दिक हर्षादश कविता में इस स्वार्थपूर्ण शासन प्रक्रिया के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दोषी ठहराया है। राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश एवं राधा कृष्ण दास की कविता भारत बारामासा आदि कविताएं देश प्रेम से ओतप्रोत है। भारतेंदु जी की कविता का एक उदाहरण है जिसमें अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा शोषण प्रस्तुत है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। समाज की दुर्दशा का चित्रण तथा सामाजिक चेतना। कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा न कर जनता की समस्याओं के निरूपण की ओर पहली बार व्यापक रूप से ध्यान दिया। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता आदि को लेकर जो सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई, उनके प्रतिपाद्य की नवीनता में सहृदय समुदाय को विशेष रूप से आकृष्ट किया। मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया तो दूसरी ओर रूढ़ियों का विरोध करते हुए विकास चेतना की आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति हुई। युगीन समस्याओं की जानकारी ऐसे कवियों को भी पूरी तरह थी, किंतु उनके समाधान के लिए वे परंपरागत धर्मशास्त्र को ही आधार बनाना चाहते थे। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा नाटक में वर्णाश्रम धर्म की संकीर्णता का इन शब्दों में विरोध किया।
बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। मन की लहर में प्रताप नारायण मिश्र की दृष्टि बाल विधवाओं की करुण दशा की ओर गई। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपद बाल विधवन की। वह प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप से चित्रण किया। वसंत, वर्षा, शरद आदि ऋतुओं का सुंदर व मनोहारी चित्रण किया गया। चांदनी रात में गंगा, यमुना, सरस्वती का जीवन चित्रण किया है। भारतेंदु कृत वसंत होली में बसंत ऋतु तथा चंद्रावली नाटिका में यमुना का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति चित्रण का एक उदाहरण तष्टव्य है। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाय, झुके फूले सो जल परसन, हित मनहु सुझाए। है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग में कवियों ने श्रृंगार का विशद वर्णन किया है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण इस युग के कवियों ने नायक नायिका के रूप में किया है। भारतेंदु जी की अनेक रचनाएं जैसे प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी आदि में श्रृंगार का विशद वर्णन हुआ है। भारतेंदु प्रेम के उच्च आदर्श को लेकर श्रृंगार वर्णन में प्रवृत्त हुए। शारीरिकता व अश्लीलता को प्राय स्थान नहीं दिया गया। वह संधि को प्राप्त नायिका का सुंदर दृश्य उदाहरण से स्पष्ट है। सिसुताई अजो ना गई तंते, तव जौबन ज्योति बटोरे लगी, सुनी के चर्चा हरिश्चंद्र की, कान कुकदे बोह मरोरे लगी, बची सासू जेठानिन सो पियते, दुरी घूंघट के दृग जोरे लगी, दुल्ही उल्ही सब अंगनते, दिन है तो पीयूष निचोरे लगी। अब है हास्य एवं व्यंग्य। भारतेंदु युगीन कवियों ने हास्य व्यंग्य रचनाएं भी की, परंतु उसका हास्य उद्देश्यपूर्ण है। इस काल के कवियों ने तत्कालीन अंग्रेजी शासन, अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि पर प्रहार किया है। नए जमाने की मुकरी में उन्होंने अंग्रेज पुलिस, खिताब आदि पर व्यंग्य किए। उदाहरण के लिए कपट कटारी ही के हुलिस, क्यों सखी साजन नहीं सखी पुलिस। भारतेंदु जी ने सामाजिक कुरीतियों का पर्याप्त व्यंग्य किया है। इसका एक उदाहरण है, मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब लूटे, पागल करी मोहे करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। वह भाषा एवं शैली। भारतेंदु काल के में मुख्यतः मुक्तक और गीति शैली का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा मुख्य रही। इसके अतिरिक्त खड़ी बोली, उर्दू, बंगाली, गुजराती में काव्य रचना हुई। इस युग के कवियों ने दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ, हरि गीतिका, कवित्त जैसे छंदों में काव्य की रचना की। इस युग के कवियों ने सामयिक समस्याओं पर भी काव्य लिखे। इस युग में भारतेंदु एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे, जो सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहलाते हैं। वह भारतेंदु युगीन कवि व उनकी कृतियाँ। भारतेंदु युग में दो प्रकार के कवियों की श्रेणियाँ बनी। एक भारतेंदु मंडल के कवि तथा दूसरे अन्य कवि। भारतेंदु मंडल के कवियों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास आदि प्रमुख हैं। वो अन्य कवियों में नवनीत चतुर्वेदी, गोविंद गिल्ला भाई, दिवाकर भट्ट, रामकृष्ण वर्मा, दुर्गादत्त व्यास प्रमुख माने जाते हैं। वह भारतेंदु मंडल के कवि। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी 1850 से 1885 ईस्वी को सही अर्थों में गद्य का जनक कहा जा सकता है। उन्होंने गद्य की भाषा का संस्कार तो किया ही, ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया। इनके समय में गद्य की बड़ी उन्नति हुई। प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु जी के साथ मिलकर गद्य के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। भारतेंदु युग में खड़ी बोली व ब्रज भाषा अत्यधिक प्रसिद्ध रही। इनकी रचनाओं में देश हित की भावना का समावेश हुआ। आचार्य शुक्ल जी भारतेंदु के उल्लेखनीय योगदान पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि हमारे जीवन व साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था,
उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। अल्पायु में इन्होंने विपुल एवं समृद्ध साहित्य की रचना की। भारतेंदु जी ने प्रकृति, श्रृंगार, कृष्ण लीला आदि का वर्णन अपनी स्वतंत्र अनुभूति से किया। काव्य में सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों का समावेश पहली बार इसी युग में हुआ था। पत्र पत्रिकाओं, निबंधों, कविताओं को माध्यम बनाकर भारतेंदु जी ने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों, सांप्रदायिकता, रूढ़ियों आदि पर करारा प्रहार किया। भारतेंदु जी ने साहित्य में देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश किया। उन्होंने अपने साहित्य द्वारा हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया, साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त किया। इनकी काव्य कृतियों की संख्या 70 है, जिनमें प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन सुंदरी तिलक नाम से किया था। इन्होंने अनेक लेखकों का पथ प्रदर्शन किया तथा उन्हें साहित्य रचना हेतु प्रोत्साहन दिया। खड़ी बोली को परिष्कृत करने का श्रेय भी इन्हीं को प्राप्त है। कविता उनके द्वारा नई चाल में ढली। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्राचीन व नवीन का समन्वय देखने को मिलता है। शिल्प के क्षेत्र में उन्होंने नए नए प्रयोग किए। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं का जन्म भी भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु के योगदान से हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के साथ ही देश की उन्नति हुई। भारतेंदु जी के प्रभाव से उनके युग के साहित्यकारों का ऐसा मंडल तैयार हो गया जिससे राज्य, विषय वस्तु, भाव व शैली की दृष्टि से भारतेंदु का अनुसरण किया। इसी मंडल को भारतेंदु मंडल कहते हैं। भारतेंदु मंडल के सदस्य हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेमघन का जन्म हुआ है 1855 ईस्वी और मृत्यु 1923 ईस्वी। इनका प्रमुख स्थान है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। भारतेंदु की भांति उन्होंने भी पद्य और गद्य दोनों में विपुल साहित्य रचनाएं की। साप्ताहिक नागरी नीरद और मासिक आनंद कादम्बिनी के संपादन द्वारा, नागरी नीरद और आनंद कादम्बिनी किसकी पत्रिकाएं हैं? प्रेमघन की है। उन्होंने तत्कालीन पत्रिका को भी नई दिशा दी है। अब्र नाम से उन्होंने उर्दू में कुछ कविताएं लिखी है। जिन जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक हर्षादश, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं, जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेमघन सर्वस्व में के प्रथम भाग में संकलित है। इन्होंने भारतेंदु के आदर्शों का पूर्ण अनुसरण करते हुए उन सभी प्रवृत्तियों को अपनाया जो भारतेंदु जी के काव्य में मिलती है। प्रेमघन ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, किंतु खड़ी बोली के लिए उनके काव्य में विरक्ति नहीं थी। वे कविता में भावगति के कायल थे। चेहरे मुख पे घनश्याम से केश, इते सिर मोर पखा फहरे, जग नाय के चेरी बनाए लियो, अरिवारी वा अहिरनी तू, निर्धन दिन दिन होत हैं भारत भूभ भांति, ताही बचाई न रो सकत, निज भुज बुद्धि बल कांति। प्रेमघन जी कविता लिखते समय तद्युगीन परिस्थितियों का पूरा ख्याल रखते थे। राजनीति में ये बहुत रुचि रखते थे। आचार्य शुक्ल जी इनके संबंध में लिखते हैं, देश की दशा को सुधारने के लिए जो राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। जब कहीं कुछ सफलता दिखाई देती तब वह अपने लेखों व कविताओं से खुशी प्रकट करते। भारतेंदु मंडल के अन्य सदस्य हैं प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण के संपादक, ब्राह्मण पत्रिका है, उसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र। 1856 में इनका जन्म हुआ है और 1894 में मृत्यु। इनका जन्म कहाँ हुआ है? बेजेगांव, जिला उन्नाव में। पिता के कानपुर चले जाने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। ज्योतिष व पैतृक व्यवसाय न अपनाकर वे साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए। कविता, निबंध और नाटक उनके मुख्य रचना क्षेत्र थे। प्रताप नारायण मिश्र मूलतः विनोदी प्रकृति के थे। कविता के क्षेत्र में इन्होंने प्रणय, व्यंजना, समाज सुधार, देशभक्ति, हास्य विनोद आदि प्रवृत्तियों का परिचय दिया है।
प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है यह? प्रताप नारायण मिश्र की। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम और श्रृंगार विलास आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रताप लहरी उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है, किंतु भक्ति और प्रेम की तुलना में समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन उन्होंने मनोयोग से किया। पढ़ी कमाए की नहीं कहा, हरे ना देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। किसकी पंक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र की। भारतीयों की दासवृत्ति व अंग्रेजों की कूटनीति पर भी इन्होंने स्थान स्थान पर व्यंग्य किए हैं। जन जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सफल तब होए, निज हमारी लाते सए, हिंदू सब धन खोए, खुले इंग्लिश पॉलिसी, जन्म सफल तब होए। ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। उन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वहाँ रहते हुए उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र से संपर्क हुआ, किंतु भारतेंदु की रचना शैली की उन पर वैसी छाप नहीं मिलती जैसे प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र में मिलती है। प्रेम संपत्ति लता 1885 में किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह की है। श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886, श्यामा स्वप्न शीर्षक उपन्यास में भी उन्होंने प्रसंगवश कुछ कविताओं का समावेश किया है। ऋतु संहार और मेघदूत भी ब्रजभाषा की सरल कृतियां हैं। बाल मुकुंद गुप्त रचना काल की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के अंतिम कवियों में से है। काव्य में ये भारतेंदु को छोड़कर अन्य सबसे अधिक सशक्त एवं प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। किसानों की दुर्दशा एवं धनिकों की निष्ठुरता का निरूपण इनकी कुछ कविताओं में मार्मिक रूप से मिलता है। जिनके कारण सब सुख पावे, जिनका बोया सब जन खावे, हाय हाय उनके बालक नित भूख के मारे चिल्लावे। हे धनिकों क्या दीन जनों की नहीं, सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। हे बाबा जो यह बेचारे भूखों प्राण गवाएंगे, तब कहिए क्या धनी गलाकर अशरफियाँ जी जाएंगे। उपयुक्त दोनों दोहों में गुप्त जी ने आर्थिक विषमता का उल्लेख किया है। वे धनी वर्ग का हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं। राष्ट्र की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ये स्वदेशी आंदोलन के समर्थक हैं। मार्किन मलमल बिना चलत कछु नहीं काम, परदेसी जुल्हान के मानहु भय गुलाम। वह अंबिका दत्त व्यास। कविवर दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी काशी के निवासी सुकवि थे। वे संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे और दोनों भाषाओं में साहित्य रचना करते थे। पीयूष प्रवाह इनकी रचना है। पीयूष प्रवाह के संपादक के रूप में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उनकी कृतियों में पावस पचासा 1886, सुकवि सतसई 1887, हो होरी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इनकी रचना ललित ब्रजभाषा में हुई है। बिहारी बिहार इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसमें महाकवि बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया है। राधा कृष्ण दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय साहित्य रचना की। भारत बारहमसा और देश दशा समसामयिक विषय भारत के विषय में उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। राधा कृष्ण दास की कुछ कविताएं राधा कृष्ण ग्रंथावली में संकलित है। अन्य कवि। भारतेंदु युग के अन्य रचनाकारों की रचनाओं में भक्ति भावना तथा श्रृंगार वर्णन की प्रमुखता रही है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम नवगीत चतुर्वेदी का नाम है। नवनीत चतुर्वेदी भी भारतेंदु युग के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति है कुब्जा 25 रीति पद्धति की सरस रचना है ये। गोविंद गिल्ला भाई कृत है श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधामुख षोडशी, षड ऋतु, भक्ति और प्रेम वर्णन संबंधी रचनाएं हैं। दिवाकर भट्ट कृत है नक्षिक नवोटा रत्न, रामकृष्ण वर्मा कृत है बलबीर पचासा, गुलाब सिंह कृत है प्रेम सतसई,
दुर्गादत्त व्यासकृत है, अधमोधार शतक आदि उल्लेखनीय है। अब है भारत में पत्रकारिता का आरंभ। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 ईस्वी में हुई। उस समय जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रथम मुद्रित अंग्रेजी समाचार कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर हिक्की गजट प्रकाशित किया गया था। सन 1780 से 1818 तक भारतीय पत्रकारिता पर केवल अंग्रेजी छाए रहे तथा सभी पत्र अंग्रेजी में ही छपे। भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का इतिहास 1818 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। पहला भारतीय समाचार पत्र 1816 ईस्वी में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट नाम से निकाला गया। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, परंतु यह अंग्रेजी भाषा में छपा था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को जागृत करना तथा भारतीयों के हितों की रक्षा करना था। इस प्रकार भारतीयों के आगमन से पूर्व ही पत्रकारिता का आरंभ हो चुका था। 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता। 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम उत्थान 1826 से 1867। भारतेंदु के उदय से पूर्व पत्र पत्रिकाओं के विकास का प्रथम दौर पूरा हो चुका था। इस प्रकार हिंदी पत्रकारिता का आरंभ भारतेंदु पूर्व युग से हुआ। पत्र पत्रिकाओं का सीधा संबंध जन जागरण से होता है। उस समय जन जागरण का केंद्र कलकत्ता था। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ वहीं से हुआ। उदंत मार्तंड के बाद निकलने वाले प्रमुख समाचार पत्र हैं बंगदूत 1829, प्रजामित्र 1834, बनारस अखबार 1845, मालवा अखबार 1849, सुधाकर 1850, बुद्धि प्रकाश 1852, समाचार सुधावर्षन 1854, प्रजाहितेशी 1855, तत्वबोधिनी पत्रिका 1865, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1866, वृतांत विलास 1867 आदि। इस प्रथम उत्थान में ज़्यादातर साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन हुआ। इस काल की पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य जनता में जागरण तथा सुधार की भावना उत्पन्न करना था। साथ ही ये पत्रिकाएं अपनी अपनी सीमाओं में अन्याय का प्रतिकार भी कर रही थी। ये पत्रिकाएं 2 या 3 भाषाओं में निकल रही थी, जिनमें हिंदी भाषा अपरिष्कृत और अपरिमार्जित थी। वह द्वितीय उत्थान 1868 से 1885। हिंदी पत्रकारिता के द्वितीय उत्थान में भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रत्येक अभाव को दूर करने का प्रयास किया। इस काल में हिंदी भाषा का रूप स्थिर और परिमार्जित हुआ। जागरण सुधार की भावना के प्रसार हेतु गंभीर लेख लिखे गए तथा शुद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हुआ। भारतेंदु के जीवन काल में प्रकाशित होने वाली कुछ प्रमुख पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। कवि वचन सुधा 1868, जगत समाचार 1869, बिहार बिंदु 1871, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाल बोधिनी 1874, भारत बंधु 1874, काशी पत्रिका 1875, हिंदी प्रदीप 1877, सार सुधा निधि 1879, आनंद कादम्बिनी 1881, भारतेंदु 1883, ब्राह्मण 1883, कान्यकुब्ज प्रकाश 1884, भारतोदय 1885। इनमें मुख्यतः बाल बोधिनी पत्रिका नारी शिक्षा से संबंधित थी। कौन सी पत्रिका थी नारी शिक्षा से संबंधित? बाल बोधिनी। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। वह तृतीय उत्थान 1886 से 1900। हिंदी पत्रकारिता के तृतीय उत्थान में 200 से अधिक छोटी बड़ी हिंदी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। इनमें हिंदी भाषा की शक्ति और लोकप्रियता का बोध होने के साथ साथ देशव्यापी जन जागरण की सूचना भी मिलती है। इस युग के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। आर्यावर्त 1887, रहस्य चंद्रिका 1888, हिंदी बंगवासी 1890, नागरी नीरद 1893, साहित्य सुधानिधि 1894, नागरी प्रचारणी पत्रिका
1896, समस्या पूर्ति 1897, रसिक पत्रिका 1897, उपन्यास 1898, पंडित पत्रिका 1898, सरस्वती 1900। इस तीसरे उत्थान तक राजनीतिक चेतना का केंद्र बंगाल ही था। इन 25 वर्षों में हिंदी पत्रकारिता अनेक दिशाओं में विकसित हुई। अब है आधुनिकता की अवधारणा। आधुनिकता एक सापेक्षिक अवधारणा है। प्राचीन मूल्यों की सापेक्षता में वर्तमान नवीन मूल्यों का निर्धारण ही आधुनिकता है। जी.एस. फ्रेजर के अनुसार आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए। समीक्षा डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार आधुनिकता का मूल आधार क्या है? मानवतावादी दृष्टि है। यह दृष्टि ही सुविचारित आधुनिक दृष्टिकोण है। क्या है आधुनिकता? नवीन मूल्यों का निर्धारण। आधुनिकता के लक्षण निम्नलिखित है। आधुनिकता एक सापेक्षिक अवधारणा है। आधुनिकता की व्याख्या अतीत की समकक्षता एवं सापेक्षिकता में ही संभव है। जो भी आज आधुनिक है वह भविष्य में पुरातन है। अनुभूति और संवेदना का नयापन ही आधुनिकता कहलाता है। आधुनिकता अतीत से जुड़कर सुरक्षित रह सकती है। आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। साहित्य व धर्म व दर्शन सभी के प्रति नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव ही आधुनिकता है। साहित्य की सभी विधाओं में आधुनिकता स्पष्ट दिखाई देती है। आधुनिकता ज्ञान विज्ञान व टेक्नोलॉजी के कारण संभव है। क्वांटम सिद्धांत एवं सापेक्षता सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया है कि ना कोई सार्वभौमिक सत्य होता है और ना कोई शाश्वत नैतिकता। आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने मनुष्य को बहुत कुछ बुद्धिसम्मत बना दिया था। नीत्शे की इस घोषणा से कि ईश्वर मर गया है। किसकी धारणा ये? ईश्वर मर गया है, नीत्शे की। बौद्धिक जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। यथार्थ का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छे बुरे की जो कसौटियाँ धर्म ग्रंथों में निर्धारित की गई थी उनकी प्रामाणिकता समाप्त हो गई। पुराने मूल्य विघटित हो गए। विज्ञान की प्रगति ने निश्चयवादी सिद्धांत को खोखला सिद्ध कर दिया। अणुओं की सत्ता के असिद्ध हो जाने के बाद अणु शक्ति में बदल जाता है और शक्ति अणु में। निश्चयात्मकता की समाप्ति की अंतिम घोषणा हो गई। अस्तित्ववादी दर्शन ने इस पर मुहर लगाकर इसे और भी पुष्ट कर दिया। अस्तित्ववादी दर्शन ने अपने पूर्ववर्ती दर्शन और विज्ञान की अमूर्तता पर आक्रमण किया। उसने अपने को ठोस अनुभवों तथा प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी सवालों के साथ जोड़ा। ये सवाल इस प्रकार है: दुख, निराशा, व्यक्ति की व्यग्रता, अकेलापन, मृत्युबोध, स्वतंत्रता, त्रासदी आदि। इसके साथ ही वह सामूहिकता और निश्चयवाद के विरुद्ध भी खड़ा हुआ। वह स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ है और इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। किरकेगार्ड, सार्त्र आदि ने अस्तित्ववादी विचारों का प्रभाव खूब पड़ा। वर्तमान हिंदी साहित्य के अजनबीपन, अकेलापन, मृत्युबोध, व्यर्थता आदि प्रवृत्तियां आधुनिकता के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हुई। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।